हेलो एवरीवन, दिस साइड भावेश। आज हम हैं साहिल सर के घर पर और थोड़ी देर में हम उनसे रूबरू होंगे। मैं उनके रूम पर हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं मुझे अशोक गहलोत जी के साथ उनकी फ़ोटो है, कहीं चंद्रशेखर जी के साथ फ़ोटो है, कहीं उनकी खुद की फ़ोटो है जिसमें लिखा है हालात चाहे जैसे भी हों मैं मुस्कुराता ही रहा, यही मेरा किरदार है, यही मेरी पहचान है। अभी हम उनसे बात करेंगे और उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया है हमें। सर ने कहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ ही चलो, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। बने रहिए साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। आपने जो पहली किताब लिखी है अपनी, आपकी शायद तो दूसरी किताब है। इससे पहले आपकी एक और किताब आई है 96 में आई थी। 96 में आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो बड़ी कच्ची पक्की सी किताब है। उन दिनों तो जैसे ही मतलब एक लड़का मेरे पास काम करता था, मुकेश चांदना उसका नाम है। उसको भी थोड़ा बहुत कविताओं का शौक था। मैं कवि सम्मेलन और मुशायरों में जाना शुरू हो ही गया था, तो जो जो मैं पढ़ के आता था वहाँ उसको वो रिकॉर्ड कर लेता था। उस समय वो कैसेट रिकॉर्ड करने वाले टेप रिकॉर्डर होते थे। मेरे को तो बताया भी नहीं कभी, जो कि मेरे साथ हो जाता था। वो रिकॉर्ड करने लग गया। वो जब रिकॉर्ड करने लग गया तो मेरा अखबार भी चलता था। उन दिनों एक अखबार निकालता था मैं। तो प्रेस व्रेस की सारी व्यवस्था मेरे पास थी। तो उसने वो बिना मुझे बताए उन सबको एक जगह करके किताब छपा दी। ये वो पहली किताब तो ऐसी छपी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप मुशायरों में जाने लग गए थे, तो आपका पहला मुशायरे का क्या एक्सपीरियंस था? मतलब बहुत कमाल का था। कहाँ था वो, कैसे मिला आपको? बहुत कमाल का था। जयपुर में ही था। जयपुर। यहाँ मोहल्ला बिसातियान एक मोहल्ला है, वहाँ पे था। और यहाँ राही शाह भी एक सीनियर पोएट हमारे हुआ करते थे, वो ले गए थे मुझे अपने साथ। चलो एक मुशायरा है, तुम भी चलो, तुम भी शेर वेर कहते हो, तुम भी पढ़ना वहाँ पे। वहाँ पे वो गजल जो मैंने वहाँ पढ़ी थी उसको लोग आज भी कोट करते हैं। बड़ी पॉपुलर हुई वो गजल, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मुझे कंटिन्यूएशन में देश भर में 14 मुशायरे, उस एक मुशायरे की वजह से, क्योंकि उस मुशायरे में बाहर के भी कुछ पोएट आए हुए थे। वो जिन जिन शहरों में थे वहाँ जो मुशायरे हुए उन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम। क्या थी वो पॉपुलर गजल, कुछ उसका अगर कुछ याद? हाँ, उसका मतलब था कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, हाँ। फैसले कत्ल के कातिल के हवाले देखे। बहुत पॉपुलर हुई थी। तरन्नुम भी बहुत अच्छा था मेरा उन दिनों, गला वाला ठीक था। आज भी आपका तरीका बहुत अच्छा है। अब तो नहीं है, हाँ उस दौर में अच्छा था। आप अपने अगर यंगर सेल्फ को, अगर आज जैसे आज आप अपने यंगर सेल्फ को अगर क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उस उम्र में अगर आज आप 24 साल वाले अपने यंगर सेल्फ को क्या कहना चाहेंगे कि क्या गलती है जो ऐसी ना करे, या ऐसी चीजें कर ले, या वो ऐसी क्या चीज है जो, वो ऐसी क्या दो चीजें? पहली बात तो ये है कि जो कुछ मैंने किया वो ना करे। मैंने बहुत गलतियां की हैं अपनी उम्र में, बड़ी भूल चूक हुई है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल ना करे। एटलीस्ट मुझे तो फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश ना करे। लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले। और हमारे दौर में बहुत ईमानदारी की बात ये है भावेश के, उस दौर में कंपटीशन इतना टफ भी नहीं था। आज तो सर्वाइवल की लड़ाई बहुत टफ हो चुकी है, बहुत मुश्किल है इन्वेस्टर के सामने। वो जो कुछ भी वो करना चाहते हैं उसमें अपने करियर को वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बनाएं, और उसके बाद जो भी उनका पैशन है उसके लिए वो काम करें। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली वो इतना ज्यादा अपने आप को ठीक रखेंगे, क्योंकि देखो हम चाहें या न चाहें युग पूरा आर्थिक हो चुका है। और इस अर्थपूर्ण युग में वो डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिटेस्ट का मतलब कमोबेश यही हो गया। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कमोबेश ये हो गया है कि थोड़ा सा मतलब कैरियर वेरियर ठीक होना चाहिए। मैं सब बच्चों को यही कहता हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे को जानता हूँ जो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, बहुत अच्छा लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं है, कैरियर उनका बहुत ठीक ट्रैक पे नहीं है। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि भाई ये पोइट्री वोइट्री ये सब ठीक है तो चलता रहेगा, होता रहेगा,
प्रायोरिटी थोड़ा चेंज करो, पहले अपने करियर की तरफ ध्यान लगाओ। उम्र पड़ी है शायरी करने की तो करते रहना, लिखते रहना, करियर होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है फिर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी लिटरेचर जो है वो हमारे यहाँ रोटी तो नहीं देता ना। सही बात। तो पहले ब्रेड बटर का इंतजाम होना चाहिए ठीक ठीक ढंग से, फिर बाकी चीजें हैं सारी की सारी। आपने आपने कहा आपने भी अखबार चलाया था, हाँ, तो आपने क्या सोच से अखबार चलाया था, कुछ उसके पीछे? मैं बड़ा सिद्धांतवादी हुआ करता था उन दिनों में, और तो मुझे लगता था कि मैं बदल दूंगा समाज को, और अखबार उसके लिए बड़ा टूल साबित होगा। तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरी जो अखबार की जो पहला जो अंक निकला था, उसकी जो कवर स्टोरी थी वो मैंने एक रिक्शे वाले में छापी थी, और उसका जो हेडिंग था उस स्टोरी का वो था कि रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलता है। और ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी थी। मैं एक बार कलकत्ता गया हुआ था, तो उन दिनों में पान खाया करता था, पान खाने का शौक। तो मैं पान खाने के लिए दुकान पे खड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे दुकान थी, वो जो थड़ी टाइप की दुकानें नहीं होती है बनवाड़ियों की, वो बनवाड़ी की दुकान पे मैं पान बनवा रहा था अपना। तो उन दिनों कलकत्ता में वो हाथ से खींचने वाले रिक्शे चला करते थे, जिसमें आगे कोई पहिया वहिया नहीं होता था, पीछे दो पहिए होते थे, उसमें आदमी सवारी बैठती थी और एक आदमी उनको पकड़ के ऐसे खींचता था। वो मैं वहाँ पान जो बनवा रहा था तो कोई रिक्शे वाला, वो आकर के वो जो छायादार पेड़ था वो वहाँ वो रुका, और आकर के उसने अपनी एक बीड़ी निकाली, पेड़ पर बीड़ी पी रहा था। उसके पैर में या घुटने के नीचे ऐसे पट्टी थी। मैंने कैसे चलाते हो रिक्शा? उसने जवाब दिया था, गाँव की रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलती। अच्छा, वही मैंने कवर स्टोरी लगाई, और मैंने अपने अखबार का जो लोकार्पण किया पहले अंक का, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के डीजी पुलिस राजेंद्र शेखर, राजस्थान के सबसे बड़े साहित्यकार गुरु कमलाकर कमल, राजस्थान के बड़े पत्रकार वीर सक्सेना, ये तमाम लोग मंच पे थे। लेकिन मैंने इन तमाम लोगों के बीच में रसूल खान नामक एक रिक्शे वाले को बैठाया। एक तरफ भैरव सिंह जी थे, एक तरफ पुलिस महानिदेशक थे, एक तरफ राजस्थान का मुख्यमंत्री, एक तरफ राजस्थान का पुलिस महानिदेशक। उन दोनों के बीच में रसूल खान को मैंने बिठाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैंने रसूल खान को माला पहनवाई, और रसूल खान के हाथ से मैंने वो लोकार्पण कराया। तो मैं इस तरह के विचार उन दिनों रखा करता था। मेरे को लगता था कि समाज को बदलने के लिए अखबार एक बड़ा टूल साबित हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली समाज में बहुत परिवर्तन आ गया, और अब तो अखबार साबुन तेल की तरह हो गए हैं। अखबार अब प्रोडक्ट हो गया, जैसे दूसरे उत्पाद होते हैं वैसे अखबार भी एक उत्पाद हो गया है। इसमें मेरे यहाँ से दो सवाल, मतलब दो जिज्ञासाएं उठी। आपने पहले तो शौक की बात करी कि आपको पान खाने का शौक था, तो क्या हम जान सकते हैं और क्या क्या शौक थे? हाँ, मेरे को गाने सुनने का बहुत शौक था। शराब मैंने कभी नहीं पी, सिगरेट मैंने कभी नहीं पी, और ये जिसको बोलते हैं गुटखा वुटखा, ये मैंने कभी नहीं खाया। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे दादाजी जो थे वो पूरे 365 दिन शराब पीते। हाँ, तो वो होली दिवाली 11 कुछ नहीं, उनके लिए कोई महत्व नहीं था इन चीजों का। फिर मेरे पिताजी ने भी नहीं पी शराब, फिर हमने भी नहीं पी, और फिर हम कहा करते थे कि दादाजी ने हमारे भरोसे कुछ छोड़ा ही नहीं, हम सबका कोटा वो अकेले पूरा कर गए। तो इसलिए कभी वो उस तरह का अवसर बना नहीं। और जो एक खास उम्र होती है जब ये आदमी अपने दोस्तों की संगत में सिगरेट शराब और इस तरह के शौक लग जाते हैं, तो उन दिनों फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त जो थे, जो लोग ड्रिंक किया करते थे, सिगरेट पिया करते थे, वही लोग मुझे प्रोटेक्ट कर लेते थे। हम लोग जब बैठते थे और कोई मुझे ऑफर करता, तो उन्हीं में से लोग कह रहे नहीं उसको मत बोलो, वो नहीं पीता है। तो वो लोग सब अपने शराब वराब पीते थे, मेरे लिए कोई एप्पल जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ जाता था। इसलिए उस तरह के शौक कभी रहे नहीं। हाँ, फिल्मी गाने सुनने का मुझे बड़ा शौक था। आज भी मतलब जब रात को कभी मुझे नींद उचट जाती है या नहीं आती है, तो मैं मोबाइल में ईयरफोन लगा करके
और या तो किसी पुराने तरन्नुम वाले शायर या शायरा को सुनता हूँ या तो पुराने फिल्मी गाने सुनता हूँ। ये शौक मेरा रहा है। लड़कियों से मेरी बहुत दोस्ती रही, बहुत सारी। वो एक शौक था मेरे को, तो लड़कियां घुमाने का मुझे बहुत शौक था। बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। किताबें पढ़ने का कोई ज्यादा शौक मुझे कभी रहा नहीं। लोगों से मिलने का मुझे बड़ा शौक रहा, मतलब बेसिकली आई एम ए सोशल एनिमल। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्शन करना, तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पटेलाई करना, वो पटेलाई करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा। आप अच्छी करते अच्छी बुरी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा शौक रहा है। जब आपने अपने पापा को या उनको पता पड़ा वो IRS थे, तो IRS डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो अगर आज कोई टीचर का लड़का ही कह दे कि मैं तो IIT नहीं कर रहा, तो टीचर का ऐसा होता है कैसे IIT नहीं कर रहा, वो छड़ी लेके। तो आपके पापा को जब ये पता लगा तो उनके क्या रिएक्शन? नहीं, उस समय मेरे पापा का सवाल नहीं है भावेश, उस समय समाज में इतना प्रेशर नहीं था बच्चों को। अच्छा, एक तो बहुत ज्यादा स्कोप थे नहीं। हमारे टाइम पे क्या है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, सिविल सर्विस में जाना है तो आर्ट्स ले लो। तो मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, वरना तो हम डॉक्टर चाह रहे थे, इसीलिए हमने बायोलॉजी ली थी 10th में। हाँ, लेकिन हम अपने दोस्त के चक्कर में, हमारा दोस्त नहीं दे रहा PhD तो हम भी नहीं देंगे, उस चक्कर में हमने भी नहीं दी, तो डॉक्टर वाक्टर तो हम हुए नहीं। और फॉर्चुनेटली माता पिता दोनों में से किसी ने भी कभी ऐसा कोई दबाव हम पे नहीं डाला कि तुमको ये करना है या ये नहीं करना। बस उनका पिताजी का एक ही बात कहना होती थी हमेशा, भाई जो भी करो अच्छे से करो और कुछ गलत मत करना, ऐसा मत करना जिसमें खानदान का नाम खराब हो। बाकी ये कोई पर्टिकुलर कोर्स करो या इस कैरियर में जाओ या ये लाइन बनाओ, मेरे पिताजी को तो मतलब क्योंकि वो सेंट्रल एक्साइज कस्टम में थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो कभी पालम उनकी पोस्टिंग होती, कभी बाड़मेर होती, कभी बहरोड होती। तो कई बार तो ऐसा होता था कि वो मतलब वो मेरे से पूछते थे तू कौन सी क्लास में आ गया, मैं कहता था मैं 7वीं में। अच्छा अच्छा 7वीं क्लास, मतलब वो ज्यादा कंसर्न नहीं था उनको। वो एक ही बात पे ज्यादा जोर देते थे कि बेटा ऐसा कोई काम मत करना कि अपने कुल खानदान का नाम करना। के साथ जैसा दिन की शुरुआत हुई थी, अभी हम अलवर जाके आए हैं, वहाँ हमने लंच करा साहिल सर के साथ, कार में घंटों बातें करी, और मैं तो एक बार सो भी गया था और अभी हम चाय पी रहे हैं। और इसी तरह मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर को कैसा लगा, और ज़रा कैमरा सर की तरफ हो और सर बताएं कि सर को कैसा अनुभव रहा। और बहुत अच्छा लगा भावेश, मेरे को बहुत अच्छी कंपनी रही। सफ़र में अगर हम सफ़र अच्छा हो, खुशगवार हो, बातें अच्छी हों तो मज़ा आता है। लंबा सफ़र बहुत जल्दी कट गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब हम लोग इतना लंबा सफ़र करके वापस जयपुर आ गए। मेरे लिए दिन बना दिया तुमने, अच्छे शेर सुनाए खूब। आशुतोष तिवारी के तुमने कुछ बड़े खूबसूरत शेर सुनाए, खुद के तुमने बहुत अच्छे कुछ शेर सुनाए। तो कहते हैं ना, यू मेड माई डे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपकी कोई शायरी अगर आप कुछ सुनाए काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा इस लायक कुछ है नहीं अभी, एक मतलब एक शेर जो है वो आप बच नहीं सकते मेरा मोबाइल तो मैं ऐसे तो मुझे याद रहता नहीं। एक मतलब और एक शेर है कि संगे मरमर की निशानी और है, संगे मरमर की निशानी और है, संगे मरमर की निशानी और है, साथ मरने की कहानी और है। वाह। और है कुछ मजहबों का सिलसिला, और है कुछ मजहबों का सिलसिला, ये सियासी लंतरानी और है। अरे वाह, थैंक यू।